हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ते हैं बेसिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कॉम्पटन इफेक्ट। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस पूरे का पूरा फोकस आप बोर्ड पे रखना। तो डाल देता हूं मैं हेडिंग कॉम्पटन इफेक्ट। क्या टॉपिक है मेरे पास? कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट टॉपिक बड़ा इजी है और समझ में भी आ जाएगा ये। तो कॉम्पटन इफेक्ट डाल दिया मैंने। अच्छा, मैं कॉम्पटन इफेक्ट शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि मुझे ज़रा बताना है आपको। ये मैंने दो वेव बना दी, एक वेव ये है और दूसरी वेव मेरे पास क्या कुछ इस टाइप से है। ठीक है, अब ज़रा आप मुझे बताओ, इन दोनों वेव में से, ये मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों वेव में से इसका नाम दे दिया मैंने फर्स्ट, इसका नाम दिया सेकंड। तो अब इन दोनों वेव में से किसका वेव लेंथ अधिक है? इन दोनों वेव में से किसका वेव लेंथ अधिक है? थोड़ी देर सोचो और सोच कर ज़रा मुझे बताओ, है ना, कि इसका वेव लेंथ अधिक है या इस वेव का वेव लेंथ अधिक है। वेव लेंथ मतलब होता है तरंग दैर्ध्य, इसका मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम, क्योंकि पूरे की पूरी कॉम्पटन इफेक्ट जो है इन्हीं दो चीज़ों पर डिपेंड है। समझ गए? इन्हीं दो चीज़ों पे क्या है, डिपेंड है। तो पहले तो मैं लिख दूं कि भाई इसकी खोज किसने करी है? कॉम्पटन ने की है। कॉम्पटन कोई जर्मन वर्ड नहीं है, कोई फारसी वर्ड नहीं है, ये क्या एक साइंटिस्ट का नाम होता। ठीक है, ध्यान देना। तो इस इफेक्ट की खोज, इस इफेक्ट की खोज, इस इफेक्ट की खोज, इस इफेक्ट की खोज सन 19 यानी कि 1923 में, 1923 में किसने करी थी? इस इफेक्ट की खोज सन 1923 में A.H. कॉम्पटन, A.H. कॉम्पटन ने की थी, ने की थी। बहुत बढ़िया लाइन है। ठीक है, ध्यान देना। इस इफेक्ट की खोज सन 1923 में A.H. ने की थी। अब इस इफेक्ट में होता क्या है, बस एक लाइन समझानी है। इस इफेक्ट में होता क्या है कि इस इफेक्ट में ये वाली जो वेव होती है वो इस वाली वेव में चेंज हो जाती है। अब आप सोच रहे हो यार वो कैसे? बस वही चीज़ तो हमें देखनी है इसमें कॉम्पटन इफेक्ट में, कि ये वाली जो वेव है, वेव मतलब तरंग है, ये वाली जो वेव है वो इस वाली वेव में यानी कि इस वाली तरंग में चेंज हो जाती है। अब जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये है कि इसकी वेव लेंथ कम है, इसकी वेव लेंथ कैसी है? अधिक है। इसकी वेव लेंथ कैसी है? कम है। यार इसकी वेव लेंथ कैसी है? अधिक है। वो आप साफ साफ देख रहे हो, क्योंकि वेव लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है? वेव लेंथ होती है। इसको बोला जाता है लैम्डा। शो करता हूँ मैं इसको। ठीक है, समझ लो चीज़ को। इसकी वेव लेंथ कितनी है मेरे पास? लैम्डा, यानी कि कम है। और इसकी वेव लेंथ देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो, इसको मैंने मान लिया लैम्डा डैश। क्या मान लिया मैंने इसको? लैम्डा डैश। ठीक है, ध्यान देना है। तो वेव लेंथ में क्या हो गई? वृद्धि, यानी कि वेव की वेव लेंथ में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और यही चीज़ बताता है कॉम्पटन इफेक्ट। और जहाँ वेव लेंथ बढ़ जाती है वहाँ पर एनर्जी क्या हो जाती है? कम होती है। ठीक है, ध्यान देना है, क्योंकि आपने फोटोन की ऊर्जा पढ़ रखी है, E बराबर SC/λ, SC/λ। ये कुछ पॉइंट मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने इस इफेक्ट में। अगर इन चीज़ों को आप समझ गए तो कॉम्पटन इफेक्ट कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी टॉपिक है। ध्यान देना, अगर देखो लैम्डा जो है मेरे पास, वेव लेंथ मैंने कम कर दिया, वेव लेंथ मैंने कम कर दिया तो एनर्जी अपने आप बढ़ जाएगी। वेव लेंथ अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो आपके पास एनर्जी अपने आप कम हो जाएगी। अब इसका वेव लेंथ कम है तो एनर्जी ज़्यादा हो गई, और इसकी क्या है? वेव लेंथ अधिक है तो एनर्जी कैसे हो गई? कम हो गई, है ना। इसकी वेव लेंथ कैसी है? अधिक है तो एनर्जी कम हो गई। इसकी वेव लेंथ कम है तो एनर्जी कैसी हो गई? ज़्यादा हो गई। इसका मैं यूज़ करूँगा। अब सबसे पहले देखो ज़रा, मैं एक छोटा सा चित्र बना रहा हूँ जिससे कि मैं इसकी परिभाषा निकालूंगा, है ना। तो अब मैं लिखने के साथ साथ देखो, चित्र के साथ साथ मैं इसकी परिभाषा भी कैसे लिखूँगा। चलो ठीक है, मैंने एक छोटा सा ये एलिमेंट लिया है। एलिमेंट तो समझते हैं ना आप, बहुत पढ़ा केमिस्ट्री में आपने, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब एलिमेंट होते हैं। पर आपको एक हल्का एलिमेंट लेना है। ठीक है, और इस एलिमेंट पे आपको एक वेव डाल देनी है जिसकी तरंग दैर्ध्य कैसी होगी? ये वाली होगी। मान लो कम है तरंग दैर्ध्य, जिसकी तरंग दैर्ध्य ये वाली है ना, ये वाली एक वेव। इसको बोला जाता है इंसिडेंट एक्सरे, इंसिडेंट एक्सरे। ध्यान देना, क्या बोलते हैं इसको हम? इंसिडेंट एक्सरे। ठीक है, अब जब एक्सरे, जो ये आपके पास एक्सरे होती हैं, जब ये कोई एलिमेंट है यानी कि तत्व है, जब एक्सरे किसी हल्के तत्व पर गिरती हैं, या जब एक्सरे को किसी हल्के तत्व पर गिराया जाता है, गिरा दिया, गिराने के बाद क्या होंगी? ये तरंगें जो है बिखर जाएंगी, यानी कि जो ये वेव है वो बिखर जाएंगी। जब एक्सरे को किसी हल्के तत्व पर गिराया जाता है, ये क्या मेरे पास? एलिमेंट है। देखो हर एक चीज़, हर एक पॉइंट समझेंगे चीज़ में। ठीक है, जब एक्सरे जब एक्सरे को हल्के तत्व पर गिराया जाता, गिरा दिया, तो गिराने के पश्चात क्या होता है कि इस एक्सरेज का, यानी कि इस एक्सरे का क्या होगा? प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग समझते हो ना, प्रकीर्णन। जब ये एक्सरे इस पर गिरी तो ये सभी दिशाओं में इस तरह से सब में फैल जाएगी, जिसमें से मैं केवल एक ही तरंग लूँगा। देखो ये तो मैं सेम ऐसे लूँगा, इसी टाइप की,
एक मैंने वेव ये वाली ली है, जितनी तरंग दैर्घ्य इसकी है उतनी तरंग दैर्घ्य क्या है, इसकी है। जितनी तरंग दैर्घ्य इस एक्सरे की है उतनी तरंग दैर्घ्य इस एक्सरे की है, लेकिन यहाँ मैं जो लूँगा वो कुछ बड़ी तरंग दैर्घ्य की है। क्या लूँगा, तरंग लूँगा, जिसकी तरंग दैर्घ्य कैसी होगी, अधिक होगी। इसको बोल दूँगा मैं स्कैटर्ड फोटोन। क्या मेरे पास ये स्कैटर्ड फोटोन, और दिस इज ए स्कैटर्ड एंगल, इसको शो करूँगा मैं थीटा से। ठीक है भाई, ये क्या मेरे पास इंसिडेंट एक्सरे, मैंने एक्स किरणों को इस हल्के एलिमेंट पे गिराया। ठीक है, इन एक्स किरणों का प्रकीर्णन हुआ, प्रकीर्णन के पश्चात क्या हुआ, प्रकीर्णन के पश्चात एक्सरे। ठीक है, एक्सरे में क्या हुआ कि आपतित तरंग दैर्घ्य की एक्स किरणों के अतिरिक्त, आपतित तरंग दैर्घ्य की एक्स किरणों के अतिरिक्त कुछ अधिक तरंग दैर्घ्य वाली एक्स किरणें भी आपको मिल गई, कुछ अधिक तरंग दैर्घ्य वाली एक्स किरणें भी आपको मिल गई, और यही होता है कॉम्पटन इफेक्ट। ध्यान देना। और ठीक ठीक सेम टू सेम एक कण हमारा कुछ इधर को भी जाएगा जो छिपा पड़ा है, इसको बोला जाता है नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये भैया है हमारा इलेक्ट्रॉन। सो करता हूँ मैं, ये जो मेरे पास है ये संवेग है, ये क्या मेरे पास संवेग है। बस चित्र बन गया आपका और कहानी आपकी पूरी हो गई। अब चारों हो तो देखो मैं लिखने वाला हूँ, क्या लिखूँगा मैं, देखो जब एक्सरे को, किसको, जब एक्सरे को कहाँ गिराया जाता है बेटे, जब एक्स किरणों को किसी हल्के तत्व पर गिराया जाता, किसी हल्के तत्व पर गिराया जाता, तत्व पर गिराया जाता। ठीक है भाई, गिराया जाता है तो उनका क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है, तो उनका प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है यार, तो उनका प्रकीर्णन हो जाता है ना। अब देखो प्रकीर्णित एक्स किरणों में ध्यान देना, प्रकीर्णित एक्सरे में या एक्स किरणों में, ठीक है, आपतित तरंग दैर्घ्य, आपतित तरंग दैर्घ्य, ठीक है, प्रकीर्णित एक्सरे में आपतित तरंग दैर्घ्य वाली एक्स किरणों के अतिरिक्त, वाली एक्स किरणों के, आपतित तरंग दैर्घ्य वाली एक्स किरणों के अतिरिक्त, यानी कि एक्सरे के अतिरिक्त, एक्स किरणों के अतिरिक्त, ठीक है, एक्स किरणों के अतिरिक्त। ठीक है, प्रकीर्णित एक्सरे में आपतित तरंग दैर्घ्य वाली एक्स किरणों के अतिरिक्त क्या होती हैं, एक के अतिरिक्त, ठीक है, बड़ी तरंग दैर्घ्य वाली एक्स किरणें भी होती हैं, एक्स किरणें भी होती हैं। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटे, इस इफेक्ट को कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। छोटा सा नियम था बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में मैंने लिखवा दिया। आराम से इसको आप रट्टा मार के याद करके लिखवाओ पेपर में, बड़े अच्छे नंबर मिलेंगे। जब एक्स किरणों को, ठीक है, किसी हल्के तत्व पर गिराया जाता है तो एक्स किरणों का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन हो गया। अब प्रकीर्णित एक्स किरणों में, ठीक है, आपतित तरंग दैर्घ्य वाली एक्स किरणों के अतिरिक्त क्या होता है, बड़ी तरंग दैर्घ्य वाली भी एक्स किरणें होती हैं। देखो, बड़ी तरंग दैर्घ्य वाली भी एक्स किरणें होती हैं। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। या आप बोल सकते हो कि वह घटना जिसमें एक्स किरणों के हल्के तत्व से प्रकीर्णन के पश्चात, हल्के तत्व से प्रकीर्णन के पश्चात, वह घटना जिसमें एक्स किरणों के हल्के तत्व से प्रकीर्णन के पश्चात, ठीक है, एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य में वृद्धि या उनकी ऊर्जा में कमी होती है, कॉम्पटन इफेक्ट कहलाता। लेकिन सिंपल सी परिभाषा यह है, रटने के बजाय समझ के लिखा हो कि जब हल्के तत्व पर क्या होता है, एक्सरे किरणें गिराई जाती हैं तो उनका प्रकीर्णन होता है। अब प्रकीर्णित किरणों में एक्स किरणों की, यानी कि आपतित तरंग दैर्घ्य के अतिरिक्त कुछ बड़ी तरंग दैर्घ्य वाली भी एक्स किरणें होती हैं। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। बाकी मैं कोई ज़्यादा बड़ी परिभाषा लिखवाने वाला इसकी नहीं, है ना। अब देखो जरा क्या होने वाला। अब जो ये कॉम्पटन थे, जो ये साइंटिस्ट है हमारे कॉम्पटन, उन्होंने एक्स किरणों को फोटोन के रूप में माना कि भाई एक्स किरणें जो होती हैं फोटोन से मिलकर बनी होती हैं। मैं लाइन लिखने वाला हूँ, यानी कि कॉम्पटन के अनुसार, किसके अनुसार, कॉम्पटन के अनुसार, ठीक है, एक्स
जो आपकी एक्स किरणें होती है, कॉम्पटन के अनुसार जो एक्स किरणें होती हैं वो फोटोन से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है, फोटोन से मिलकर बनी होती है, फोटोन से मिलकर बनी होती है, फोटोन से मिलकर बनी होती है, ठीक है भाई, फोटोन से मिलकर बनी होती हैं। क्या यार, जो कॉम्पटन के अनुसार एक्स किरणें फोटोन से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। अब आपको बता कि यार प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, मुझे यही बता दो जरा, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है बेटे, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा हाँ होती है, कितनी होती है, एच न्यू होती है, एच न्यू होती है। क्या बात है। अब क्या करा कॉम्पटन ने भी, जो आपके पास पढ़ा होगा आपने हीट कंजर्वेशन लो और पढ़ा होगा आपने मोमेंटम कंजर्वेशन लो, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम और संवेग संरक्षण के नियम का उपयोग करा, और जो ये तरंगदैर्घ्य में वृद्धि हुई है ना, जो ये तरंगदैर्घ्य में वृद्धि हुई है, जो ये तरंगदैर्घ्य में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, इसके लिए एक व्यंजक स्थापित कर दिया जो कि मैं लिखने वाला हूँ। तो कॉम्पटन ने क्या काम करा, कॉम्पटन ने कौन सा नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है भाई, ऊर्जा संरक्षण का नियम तथा संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण के नियम का उपयोग करके, के नियम का क्या करके, उपयोग करके तरंगदैर्घ्य में होने वाली वृद्धि, जिसको बोला गया डेल्टा लैम्डा, ठीक है, तरंगदैर्घ्य में होने वाली वृद्धि डेल्टा लैम्डा, उपयोग करके तरंगदैर्घ्य में होने वाली वृद्धि डेल्टा लैम्डा को निम्नलिखित व्यंजक द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है, समझ गए। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद देख लेते हैं फिर। तो देखो फिर क्या व्यंजक है, तो क्या करा, द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अब व्यंजक क्या है मेरे पास, वो ये होगा, देखो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश आर इक्वल टू डेल्टा लैम्डा, ठीक है, आर इक्वल टू 2h अपॉन MC, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, या मैं इसको कर लिख सकता हूँ कुछ इस टाइप से, डेल्टा लैम्डा आर इक्वल टू h बाई MC और 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा। अब आपको ये बता देना कि कहाँ पर क्या चीज़ है। देखो जहाँ मैं लिख रहा हूँ, जहाँ वेयर जो लैम्डा है ना हमारा, जो लैम्डा है हमारा वो है आपतित एक्सरे की तरंगदैर्घ्य, इसको बोला जाता है वेवलेंथ, लिख दे रहा हूँ मैं इंग्लिश में, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्सरे, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्सरे, ठीक है भाई। ऐसी लैम्डा डैश क्या है, ये है तुम्हारे पास वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ स्कैटरिंग या स्कैटर्ड एक्सरे, ठीक है भाई, ठीक है। एच क्या है भाई, प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जानते हैं ना आप, प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है ये, ठीक है, प्लांक कांस्टेंट हो गया। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और C4 स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, और थीटा रह गया हमारा इसमें, ठीक है यार। थीटा तो होता था, थीटा क्या है, तो थीटा होता है स्केटर्ड एंगल, ठीक है। अच्छा सर ये डेल्टा लैम्डा क्या है यार, डेल्टा लैम्डा बोलते हैं हम कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं, कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट। क्या कुछ बचा और अभी, अब नहीं बचा, कंप्लीट हो गया हमारा, है ना। तो अब मैं अधिकांश जो है ये वाली इक्वेशन ही यूज़ करूँगा, ठीक है, ध्यान देना, ये वाली इक्वेशन में यूज़ करके हल करूँगा आगे। डेल्टा लैम्डा आर इक्वल टू h बाई MC 1 माइनस कोस थीटा। अब जो बात आती है, जो डेल्टा लैम्डा है हमारा, यानी कि जो कॉम्पटन विस्थापन है डेल्टा लैम्डा, वो काय पे डिपेंड करता है बेटे, स्केटर्ड एंगल पे डिपेंड करता है, काय पे, स्केटर्ड एंगल पर डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है। निम्नलिखित 3 स्थितियाँ होती हैं, निम्नलिखित कितनी स्थितियाँ होती हैं, निम्नलिखित 3 स्थितियाँ होती हैं, 3 कंडीशंस होती हैं। चलो साहब
केस फर्स्ट लेता हूँ मैंने लिया केस फर्स्ट। केस फर्स्ट का मतलब जब स्केटर्ड एंगल जो है थीटा का मान वो कितना हो 0 डिग्री, थीटा बराबर कितना हो 0 डिग्री हो। अब जब थीटा बराबर 0 डिग्री है तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा लैम्डा की बेटे वैल्यू कितनी आ गई जरा मुझे बताओ। जब मैंने थीटा का मान 0 डिग्री लिया है तो इस डेल्टा लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई h/mc, ठीक है h/mc, ठीक है। 1 माइनस थीटा का मान रख दो कितना 0 डिग्री, 1 माइनस कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो मैंने 1 रख के देख लिया यहाँ पे, चलो कोस 0 डिग्री रख लो, रख दिया मैंने। तो डेल्टा लैम्डा के मान हो जाएगा तुम्हारे पास कोस 0 का मान 1 होता है, 1 में से घटाओगे तो 0 बचेगा। तो डेल्टा लैम्डा का मान कितना है 0। यानी कि इस स्थिति में कॉम्पटन इफेक्ट नहीं होता है, कॉम्पटन इफेक्ट नहीं होता है। कब, जब थीटा का मान आपने कितना रखा है बेटे 0 रखा है, ठीक है। अगर आप थीटा का मान 0 डिग्री रख दोगे तो क्या नहीं होगा, कॉम्पटन इफेक्ट शो नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके बाद देखो जरा, केस फर्स्ट हो गया हमारा, ठीक है। केस सेकंड लिख दे रहा हूं मैं, चलो साहब लोग केस सेकंड आ गया आपका। केस सेकंड में कितना एंगल होने वाला है, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, ये केस सेकंड। चलो यार केस सेकंड में थीटा बराबर 90 डिग्री तो हुआ हमारा। अब थीटा बराबर 90 डिग्री मैंने लिया है यहाँ पर, तो मैं रखने वाला हूँ थीटा का मान यहाँ। तो अच्छा ये बताओ कितना होता है, पूछो क्या कि कोस 90 का मान कितना होता है 0, यानी कि 0 होता है। कोस 90 का मान कितना होता है 0, और जब 1 में से 0 घटाओगे तो हमारा 1 बचेगा। यानी कि हमारी जो वैल्यू आ गई डेल्टा लैम्डा की वो h/mc आ गई। अब अगर मैं सारे के सारे मान रख देता हूँ यहाँ पर बेटे, h/mc पूरे का पूरा मान रखता हूँ h/mc का, h का मान रखो, m का मान लगाओ, c का मान लगाओ, क्योंकि h क्या प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.64 मल्टीपल 10⁻34 जूल सेकंड होती है। और जो तुम्हारे पास m है यह है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीपल 10⁻31 जूल सेकंड किलोग्राम में आता है। और c क्या है स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीपल 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये सारे के सारे मान जब रख के एंगस्ट्रॉम में मात्रा निकालोगे तो ये मान निकालोगे तो ये आएगा 0.0242 एंगस्ट्रॉम, ठीक है 242 एंगस्ट्रॉम। अब ये क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटे, इसे हम कहते हैं, इसका स्पेशल नाम दे दो इसे, यानी कि इस वेवलेंथ को, यानी कि इसे या इस प्रकार प्राप्त वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं, कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं। LENG आता बीच में, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है भाई। इस प्रकार प्राप्त वेवलेंथ को कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं। केस नंबर थर्ड कौन सा केस आ गया मेरे पास, केस सेकंड हो गया। चलो बेटे केस थर्ड आ गया मेरे पास। तो केस थर्ड में क्या होगा, जब थीटा का मान कितना होगा मेरे लाल 180 होगा, कितना होगा 180 हो। जब स्केटर्ड एंगल कितना हो 180 डिग्री हो, जब स्केटर्ड एंगल कितना हो 180 डिग्री हो, तो थीटा का मान मैं निकालने वाला हूँ डेल्टा लैम्डा की वैल्यू। तो डेल्टा लैम्डा आर इक्वल टू h/mc 1 माइनस कोस 180 डिग्री। और आप जानते हो कि आपको पता होना चाहिए कि कोस 180 का मान कितना होता है, बताओ ज़रा मुझे, कोस 180 का मान कितना होता है। तो कोस 180 का मान होता है -1, तो -1 माइनस के 1 तो माइनस माइनस प्लस, एक और एक 2 हो जाएगा तुम्हारे पास। तो डेल्टा लैम्डा की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 2h/mc, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो दुगना आएगा। देखो h/mc का मान है 0.042 एंगस्ट्रॉम। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 0.0482 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। डेल्टा लैम्डा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.0482 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब ये हुआ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, कॉम्पटन वेवलेंथ का दुगना होता है, ठीक है। कॉम्पटन वेवलेंथ का 2 गुना होता है, ठीक है, 2 गुना होता है, ठीक है। अब देखो थीटा के भिन्न मान ज्ञात होने पर हमने क्या कर लिया, थीटा के भिन्न मान ज्ञात होने पर हमने तरंगदैर्घ्य में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कर लिया, यानी कि तरंगदैर्घ्य में वृद्धि का सैद्धांतिक मान हमने प्राप्त कर लिया। तो मैं लिखवाने वाला हूँ, देखो तो
थीटा के मान, थीटा के भिन्न भिन्न मान रखने पर, थीटा के भिन्न भिन्न मान रखने पर, थीटा के भिन्न भिन्न मान रखने पर, ठीक है, किसका, वेवलेंथ के, वेवलेंथ में होने वाली वृद्धि, होने वाली वृद्धि का, ठीक है, थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक से बोलते हैं हम, सैद्धांतिक मान प्राप्त करते हैं जो प्रायोगिक मान के बराबर है, जो प्रायोगिक मान के लगभग बराबर है, जो प्रायोगिक मान के लगभग कैसा है बेटे, लगभग बराबर है, लगभग बराबर है, ठीक है। अतः यहीं से प्रूफ हो जाता, अतः कॉम्पटन इफेक्ट की सत्यता की जांच होती है, अतः कॉम्पटन इफेक्ट की सत्यता की, अतः यह लिख रहा हूं, यह कॉम्पटन इफेक्ट की सत्यता की जांच है, जांच होती है, ठीक है। तो यहीं पर आकर हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता। आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा आपको। ऐसे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक्स।